अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 9 क्लास बायोलॉजी की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और बायोलॉजी की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। और अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके इजीली देख सकते हैं। Biology is fun from cell to organism, from kingdom to species. Learn biology within room. अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो के टॉपिक पर। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर डिविजन्स और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहले हम देख लेते हैं मेजर डिविजन्स को। So there are 3 major divisions in biology: zoology, botany and microbiology। तो सबसे पहले हम देखते हैं zoology को। So वर्ड बायोलॉजी की तरह zoology भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यानी जून से दरियाफ्त हुआ है। और जून का मतलब है एनिमल्स, और लोगोस का तो आपको मतलब पहले ही मैं बता चुका हूँ, स्टडी या नॉलेज या फिर रीजनिंग। तो zoology सिंपली ये होती है कि zoology में जितने भी जानदार जानवर हैं, यानी ऐसे जानदार जो एनिमल्स हैं, उनके बारे में हम जोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरह वर्ड बॉटनी भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड ब्यूटेन से निकला है, और ब्यूटेन का मतलब है प्लांट्स, और लोगोस का मतलब आप पहले ही जानते हैं। और बॉटनी में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जोलॉजी में एनिमल्स के बारे में और बॉटनी में प्लांट्स के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी मेजर डिवीज़न यानी माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। और जहाँ ताल्लुक है बायोलॉजी की थर्ड डिवीज़न माइक्रोबायोलॉजी का, तो माइक्रोबायोलॉजी सिंपली ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई यानी आम आँख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इनकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं बहुत इजीली, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वगैरह। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि ये हमें अपनी आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते। और जैसे कि मैंने आपको इसमें एग्जांपल भी दी कि यूनिसेलुलर यानी एक सेल, यूनि का मतलब होता है एक, तो एक सेल वाले जानवर होते हैं और एक सेल वाले एनिमल्स होते हैं। तो इनको हम अपनी आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। डिविजन तो आपने देख ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर। अच्छा, ब्रांचेस में पहले आती है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का ये मतलब है कि अगर हम अल्लाह की बनाई हुई जानदार चीज़ों को उनके अपीयरेंस के हिसाब से देखें कि उनका साइज़ किस तरह का है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो किस फॉर्म्स में पाए जाते हैं, तो ये होती है मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी में हम उनका अपीयरेंस देखते हैं कि वो दिखने में कैसे हैं, वो किस तरह एक जानदार दूसरे जानदार से अलग है। बाहर से तो हमने जानदारों को देख लिया, अब उनके अंदर क्या है ये जानना भी तो ज़रूरी है। तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है एनाटमी। एनाटमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानदारों को खोल कर, चीर कर उनके अंदर के ऑर्गन्स और उनके अंदर के स्ट्रक्चर्स और उनके अंदर के पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना, और मॉर्फोलॉजी उनको बाहर से पढ़ने का कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो अपने नाम से ही जिसमें ज़ाहिर है कि उसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल जो हर एक जानदार का बेसिक यूनिट है, उसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल के ऑर्गेनल्स, ये मतलब ये पूरी ब्रांच जो है वो सेल के मुताबिक है, यानी सेल को हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। सेल जो हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ का, इसको समझने के लिए हम यहाँ एक घर की एग्जांपल लेंगे। जिस तरह घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, फिर उन ईंटों को मिलाकर आप एक दीवार खड़ी करते हैं, फिर उन चार दीवारों से आप कमरा बनाते हैं, फिर उन कई सारे कमरों को आप घर कहते हैं। तो इसी तरह जानदारों में पहले सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म यानी जानदार बनाते हैं। तो सेल्स के मिलने के बाद जिस तरह एक टिश्यू बनता है, और जिसको हम दूसरे सेंस में एक ब्रिक से जैसे एक दीवार बनती है, तो उसी दीवार यानी उस टिश्यू के बारे में पढ़ने को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जानदारों के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में हमें बताती है। फंक्शन से मेरा ये मकसद है जैसे कि आई का फंक्शन क्या है, यानी आँख का फंक्शन क्या है, नेल्स का फंक्शन क्या है, हेयर्स का फंक्शन क्या है, स्किन का फंक्शन क्या है। तो इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो लीव्स का फंक्शन क्या है, रूट्स का फंक्शन क्या है। यानी जानदारों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। आपका आई कलर, आपकी हाइट, आपका स्किन कलर, और इसी तरह कई और चीज़ें जो आपको आबाओ अजदाद से मिलती हैं। आबाओ अजदाद यानी आपके पेरेंट्स
और आपके बड़े। तो आपके अंदर वो सारे फीचर्स किस तरह आते हैं? ये सारे फीचर्स आपके अंदर जीन के थ्रू आते हैं। तो उन्हीं जीन के बारे में पढ़ने को हम जेनेटिक्स कहते हैं। सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यहाँ पे ये मतलब है कि वो कैरेक्टर जो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो कहते हैं जब कोई भी जानदार पैदा होने वाला होता है तो उसके अंदर जब वो इनिशियल जो उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, जो पहली स्टेज होती है उसकी बनने की, जैसे कि जो जानवर हैं और जानवरों में पहले बैकबोन बनती है, तो वो इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं उनको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अच्छा, अब एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं उस जानदार का बनने से पैदा होने तक का जो सफ़र होता है, यानी जब वो बनना स्टार्ट होता है और वो पूरी तरह बनकर एक मुकम्मल जानदार बन जाता है जिसके सारे औज़ा काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का दूसरा नाम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी है, यानी अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपके सामने आती है तो उसमें भी हम एम्ब्रियोलॉजी यानी हम उस बेबी की डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं। जानदारों को पढ़ने के साथ साथ उनको नाम देना भी तो ज़रूरी है। अगर उनको हम नाम ही ना देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा जानदार है, वो उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो इसी हवाले से है जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम जानदारों को साइंटिफिक नेम देते हैं और उनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि कैट फैमिली, जैसे कि एप्स में हम भी शामिल हैं। नेचर में जानदार चीज़ों के साथ साथ बेजान चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसे कि ये पहाड़, ये ज़मीन, ये दरिया, ये समंदर। तो इन जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों के साथ रहना पड़ता है और इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप भी कायम होता है। तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ते हैं और उस रिलेशनशिप से जो असरात या जो इफ़ेक्ट्स मुरतब होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। कई दफ़ा एक्सकेवेशन यानी खुदाई करने के बाद हमें कई तरह की जानवरों की हड्डियां वगैरह भी मिल जाती हैं। अब इन हड्डियों से हम उन पर रिसर्च करते हैं और हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में इस तरह के जानवर भी थे जो अब मौजूद ही नहीं हैं, जैसे कि डायनासोर्स। तो उन पुराने जानदारों के बारे में पढ़ने को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स का मतलब है कदीम ज़माने की वो जानदार चीज़ें जो कुदरत ने अपने अंदर सेव करके रखी हैं ताकि बाद में हम इसको एक्सप्लोर करें। अच्छा, जेनेटिक्स में मैंने आपको बताया कि जीन्स जो होते हैं वो आपको अपने आबा व अजदाद से मिलते हैं और वो कैरेक्टर्स आपके अंदर अपने आबा व अजदाद से आते हैं, जैसे कि हाइट वगैरह और आई कलर वगैरह। कैसा होगा कि अगर हम किसी जानदार के उन आबा व अजदाद से मिले हुए कैरेक्टर्स को चेंज कर सकें? जी हाँ, तो इस तरह की भी एक हमारे पास ब्रांच है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर उस नए आने वाले ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल ही अपने पेरेंट से बदल कर रख देते हैं। अगर हम यहाँ इसकी एग्जांपल देखें तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि वो अपनी जो भी हम ग़िज़ा में मिठास लेते हैं यानी ग्लूकोज लेते हैं तो उन ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल करता है। तो इसमें कुछ लोगों को एक बीमारी भी हो जाती है जो बहुत ही आम बीमारी है, कई सारे लोगों को है दुनिया में, जिसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में ये होता है कि वो इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी बनाना बंद कर देती है या तो कम कर देती है। तो उसके लिए अब हमें मस्नूई तरीके से बाहर से इंसुलिन चाहिए। अब हमने इसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाकर फिर हम वो ह्यूमंस में इंजेक्ट करते हैं, जिससे उस ह्यूमन बॉडी को काफ़ी फ़ायदा होता है और उसके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं। जानदारों का सोशल बिहेवियर यानी उनका एक दूसरे के साथ रवैया हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें जानदार जो आपस में मिलकर रहते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, उस सोसाइटी को स्टडी करते हैं हम सोशियोलॉजी में। पैरासाइट कहते हैं एक ऐसे जानदार को जो अपना खाना और शेल्टर किसी दूसरे जानदार के सर मार दे, यानी किसी और का हमेशा के लिए मेहमान बन जाए। पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जो किसी और बॉडी यानी किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाते हैं और उसी से अपना फूड और शेल्टर लेते हैं
और उन्हीं पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। जब भी खतरनाक वायरसेस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म भी मौजूद है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं और इस इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ने को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी असल में उस सिस्टम के बारे में जानना है जिससे हमारा जो बीमारियों के खिलाफ जो दिफा का एक निज़ाम है बॉडी के अंदर, वो किस तरह वर्क करता है, ये हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रांच यानी एंटोमोलॉजी में हम कीड़े मकोड़ों यानी इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम दवाइयाँ यानी ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो उन दवाइयों के असरात होते हैं ह्यूमन बॉडी पर, उनके बारे में हम डिटेल स्टडी फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो हमारी यहाँ लास्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं तमाम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ साथ लिविंग थिंग्स भी केमिकल से बनी हुई हैं। तो अब ये जो केमिकल्स हैं जो आपस में मिलकर इन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और इन मॉलिक्यूल से वो जानदार बनते हैं, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर किस तरह लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और उनको अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे वो मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।